हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में पॉवर्टी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, जो थोड़ा सा लेंदी था। अब हम क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे। सो नोट्स निकाल दीजिए। नोट्स आप अपने हाथ में रखेंगे। अगर आपके पास नोट्स प्रोवाइडेड नहीं है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए। सो आइए क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। First, historical reasons. Second, natural causes. Third, demographic factors. Demographic means population. Male, female, youngsters कितने हैं, old age कितने हैं, child कितने हैं, that is demographic. Economic factors जिसमें 3 पॉइंट हैं. Low agriculture productivity per labor, unequal distribution of land and property, minimal development of small scale and cottage industry, rapid increase in prices and high rate of unemployment. ये जो सारे थे 5, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। सोशल रीज़न में है लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटीज़, एंड द अदर रीज़न वॉर, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड डिफेक्टिव पॉलिसीज़। सो यहाँ पर ये टोटल 6 रीजंस हैं और 6 के अंदर इंटरनल भी दिए हुए हैं पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब हर एक का एक क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे हिस्टोरिकल रीज़न, तो हिस्टोरिकल रीज़न का एक अलग से क्वेश्चन कवर होगा जिसमें लिखा है एक्सप्लेन हिस्टोरिकल रीज़न ऑफ पॉवर्टी। हिस्टोरिकल के बाद फिर नेचुरल कॉजेज़, तो नीचे फिर नेचुरल कॉजेज़ का क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे करके हम हर एक पॉइंट को इन डिटेल समझने वाले हैं। सो आइए पहले हिस्टोरिकल रीज़न समझ लेते हैं। सो ये पहले आपको हेडिंग्स दिए गए हैं, हेड पॉइंट्स दिए गए हैं, और उसके बाद हम हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल रीजंस ऑफ पॉवर्टी। हिस्टोरिकल रीजंस क्या है पॉवर्टी के? आंसर, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इट इज़ बेटर टू नो इट्स कॉजेज एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो पहले उसके रीजंस पता करने होंगे, उसके कॉजेज़ क्या हैं, और एक बार हमें पता चल गया कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रहा है तो उसके बाद फिर हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स रीजंस। अगर पॉवर्टी से हमें बाहर निकलना है, पॉवर्टी को सॉल्व करना है, तो हमें उसके रीज़न समझने होंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है हिस्टोरिकल रीज़न। अब हिस्टोरिकल रीजंस में क्या रीजंस हैं, इंडिया पुअर क्यों है, तो वो सारे के सारे हिस्टोरिकल रीजंस यहाँ दिए हुए हैं। हिस्टोरिकल सेज दैट इन द 17th century India was comparatively more urbanized and most commercialized nation। 17th सेंचुरी में इंडिया जो है वो मोस्ट अर्बनाइज्ड था। इन बिजनेस इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, एंड विथ दैट सिल्क, स्पाइसेस, पैडी वॉज ऑल्सो एक्सपोर्टेड। हमारा जो एक्सपोर्ट शेयर था वो बहुत बड़ा था। बट आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच पीपल, एंड ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, India's agriculture and industrial situation deteriorated। जैसे ही इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच लोग आए और उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया, और इंडिया का जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रहा था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड इन इंडिया ड्यू टू मैनी रीजन्स। जब ब्रिटिश आए थे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ था। ऑन वन हैंड इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बेस्ड ऑन मॉनसून। ब्रिटिशर्स डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मनी इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो मॉनसून पर बेस्ड था, और उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया या इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, इरिगेशन मीन्स कैनाल हुआ
या वाटर फैसिलिटीज़ हुई जो फार्मर्स को काम में आए अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। On the other hand, due to respected drought, zamindari system and tenancy system, the farmers' economic condition deteriorated and they were under the pressure of debt and interest of loan given to them by zamindars, moneylenders and big businessmen. Cultivators started losing land. अब ऐसे में क्या हुआ कि सूखा पड़ा। ड्रॉट मीन्स सूखा हुआ। अब सूखा हुआ तो बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई, प्रोडक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पर ज़मींदारी सिस्टम था, मीन्स ऐसे कुछ लोग थे गांव में, ज़मींदार थे जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, ज़मीन होती थी, इसलिए उसे ज़मींदार कहा जाता था। उन्होंने फार्मर्स को जो लैंड है वो टेनेंसी पे देना स्टार्ट किया। टेनेंट मीन्स किराएदार, अपनी लैंड उन्हें किराए पर देते थे। किराया कैसा होता था? हैवी रेंट लेते थे, या तो जो भी प्रोडक्शन होता था उसका एक मेजर पोर्शन ज़मींदार ले जाता था। तो फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो ख़राब होने लगे और ऐसे में उनने पैसे लेने पड़े, हैवी इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ा। किससे? मनी लेंडर से या बिग बिजनेसमैन से, और जिसकी वजह से फार्मर्स अपनी लैंड जो है वो लूज़ करने लगे। द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सफर्ड and so poverty increased. In case of business and trade, Britishers followed that kind of trade policy, tax policy and industrial policy which would benefit them by trading in India. Britishers ने ऐसी पॉलिसी फॉलो की जैसे ब्रिटिशर्स को बेनिफिट हो, इंडिया के लिए वो बेनिफिशियल नहीं थी। Indian exports were prohibited in Europe, whereas goods produced in England were given a lot of tax concession and freedom to sell in the Indian markets. Moreover, to supply these goods to each and every corner of India, Indian railway was extensively used. अब यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो यूरोप में प्रोहिबिटेड कर दिया गया। मीन्स इंडिया के गुड्स यूरोप में सेल नहीं होंगे और यूरोप में बनने वाले प्रोडक्ट इंडिया में सेल होते थे जिन पर हैविली डिस्काउंट दिया गया, टैक्स एग्जम्पशन दिया गया, और वो गुड्स सेल करने के लिए इंडियन रेलवे एस्टैब्लिश किया गया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे एस्टैब्लिश किया बट उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसी, Britishers gained surplus from production and sale in India, which they in Britain to speed up industrialization and used Indian market to sell final goods produced in Britain. So Britishers ने क्या किया कि जो ब्रिटेन में गुड्स फाइनल होते थे, मीन्स जो प्रोड्यूस्ड होते थे, उन्हें इंडिया में सेल करना स्टार्ट कर दिया। In this system, Indian trade and business started losing their competitive power and production power. यहाँ पर इंडियन बिजनेस ने अपना प्रोडक्शन पावर लूज कर दिया। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर ruined. Ruined मीन्स डिस्ट्रॉय होने लगी। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बर्बाद होने लगी इंडिया में। एज ए रिजल्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है एंड पॉवर्टी है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ हमारी हिस्ट्री में से। हिस्ट्री हमें बताती है कि हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि फ्रेंच आए, डच आए, इंग्लिश आए और हर एक ने इंडिया से पैसा लूटा, हमारी प्रॉस्पेरिटी लूट कर ले गए। सो यहाँ से हिस्टोरिकल रीज़न है इंडिया की पॉवर्टी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, explain natural causes of poverty. India has been an agriculture country from the beginning, and today also a major portion of population lives in villages and is dependent on agriculture. अब natural causes में है कि इंडिया के मोस्टली लोग, मेजर पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है और वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। जो विलेज में रहने वाले लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट होते हैं। इन इंडिया
Production in agriculture sector is based on natural factors like rain, weather conditions, etc. So ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये बेस्ड है नेचुरल फैक्टर्स पर. कौन से नेचुरल फैक्टर्स हैं? रेन, बारिश पर डिपेंड करते हैं. रिपीटेड ड्रॉट, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून एंड फ्लड्स रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्शन एंड लेस एंड अनसर्टेन इनकम ऑफ द फार्मर्स, हैंस पॉवर्टी इज़ मोर. अब यहाँ पर क्या हुआ कि मॉनसून जो है वो अनसर्टेन है. अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पर सूखा भी पड़ता है और बाढ़ भी पड़ती है. तो इस वजह से क्या हो रहा है कि फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है. सो ये हमने इस क्वेश्चन में नेचुरल कॉजेज़ देखे कि नेचुरल कॉजेज़ कौन से हैं इंडिया में पॉवर्टी होने के. सो मेजर पोर्शन रह रहा है विलेजेस में. विलेजेस डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है नेचुरल कंडीशंस पर, दैट मीन्स बारिश, और इसलिए उनका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पा रहा है. तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं हो पा रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं. एक्सप्लेन डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी. Demographic factors means population related factors. After independence and during planning period of India, due to economic development and rapid improvement in health services, on the one hand, death rate declined fast, but at the same time, birth rate did not reduce. As a result, high population growth was noticed. अब आप देखेंगे ना कि इंडिया का इंडिपेंडेंट के टाइम पर जो हमारा पॉपुलेशन था वो अप्रॉक्स 25 करोड़ के आसपास था और अब हमारा पॉपुलेशन 135 करोड़ से भी ज़्यादा है. सो ये क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमारा डेथ रेट तो डिक्रीज़ हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई. सो डेथ रेट डिक्रीज़ हो गया, वैक्सीनेशंस आ गए, अलग अलग डिजीज़ के प्रॉब्लम्स थे उनकी मेडिसिन आ गई. सो डेथ रेट फास्ट रिड्यूस हो गया, बट सामने जो बर्थ रेट था ना वो रिड्यूस नहीं हो पाया. और जब बर्थ रेट रिड्यूस नहीं हो पाया तो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया, ग्रोथ हो गया. 5 टाइम्स इंक्रीज़ है हमारा पॉपुलेशन. सो हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज. अब इन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हुई. Low per capita income and big size of families resulted in poor quality of life. अब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हुई, फैमिलीज बिग साइज़ की हो गई, फाइनली लाइफ की क्वालिटी जो है वो पुअर क्वालिटी हो गई. देयर वॉज रैपिड इंक्रीज इन लेबर सप्लाई बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन बट लो pace of development of employment opportunities resulted in reduction in wage rate. So unemployment increases and so was poverty. देखिए लेबर सप्लाई इंक्रीज़ हो गया. क्यों इंक्रीज़ हो गया? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई. पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से लेबर सप्लाई इंक्रीज़ हुआ, बट सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ नहीं हुई. और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ ना होने की वजह से जो वेजेस हैं वो रिड्यूस हो गए, मज़दूर की मज़दूरी कम हो गई. फाइनली अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो इंक्रीज़ हो गई. सामने एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस नहीं हैं एक साइड, और दूसरी साइड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. सो यहाँ पर पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है. सो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 9. सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ.